शर्मा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। सुप्रभात। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है गुप्त वंश। सबसे पहले कल हमने पढ़ लिया था गुप्त वंश की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। बात करें गुप्त वंश की तो कहाँ कब से कब तक 275 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासन रहा था। तो पहला राजा जिसका नाम ज़्यादा नहीं मिलता है उस व्यक्ति का नाम है श्रीगुप्त। इस व्यक्ति ने क्या की थी? गुप्त वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। लेकिन यह इसका वास्तविक संस्थापक नहीं था। बात करें दूसरे गुप्त वंश के राजा की, उसका नाम है घटोत्कच। तो उसकी जानकारी भी इतनी नहीं मिलती है। अब बात करते हैं एक ऐसा राजा जो गुप्त वंश का पहला पराक्रमी राजा था। उस राजा का नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। कब से कब तक शासन रहा उसका? 320 से लेके 335 ईस्वी। तो ये था उसका शासनकाल। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। सबसे पहले उसने लिच्छवी वंश की, कौन से वंश की? लिच्छवी वंश की राजकुमारी, क्या नाम था उसका? कुमार देवी। कुमार देवी, इसके साथ क्या किया? विवाह किया। पहली बात इसमें ये आती है कि लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। दूसरी बात 319 320 ईस्वी के अंदर इसने एक संवत की स्थापना की। उस संवत का नाम है गुप्त संवत। क्या नाम है? गुप्त संवत। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। पहली बात लिच्छवी वंश की कुमार देवी के साथ विवाह किया। दूसरी बात 319 से लेके 320 ईस्वी संवत की स्थापना की। उस संवत का नाम गुप्त संवत। अब एक और बात ध्यान करिए इसकी। इसने सबसे पहले उपाधि धारण की महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। तीन बातें हमें चंद्रगुप्त प्रथम में ध्यान रखनी है। पहली बात दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले शासनकाल 320 से लेके 335 ईस्वी। इसके बाद में इसकी उपाधि का नाम महाराजा धीराज। दूसरी, इसने लिच्छवी वंश की जो है कुमार देवी के साथ विवाह किया। तीसरी बात 319 से लेके 320 ईस्वी एक संवत की स्थापना की। उस संवत का नाम है गुप्त संवत। तो बात करें इसके बाद में हम समुद्र गुप्त की। तो समुद्र गुप्त का जो शासनकाल रहा था 335 ईस्वी से लेके 375 ईस्वी। ये इसका क्या रहा था? शासनकाल रहा था समुद्रगुप्त का। देखो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। पहली बात भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। अब बात ये होगी कि इसे भारत का समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कहा किसने? उस व्यक्ति का नाम V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ या कहें पूरा नाम विंसेंट स्मिथ। पहली बात
भारत का नेपोलियन। किसने कहा? उस व्यक्ति का नाम विंसेंट स्मिथ। कब से कब तक? 335 से 375 ईस्वी। देखो, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राज्यों को जीत लिया। और उन्हें कौन सी विधि के द्वारा जीता? तो उस विधि का नाम था प्रभा शोधन। इस विधि के अंदर क्या था कि जड़ से उखाड़ फेंकना। क्या करना? जड़ से उखाड़ फेंकना। उसने जड़ से उखाड़ फेंक दिया। उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना। कौन से राजाओं? आर्यवर्त। कौन सी विधि? प्रभा शोधन। हुआ क्या? जड़ से उखाड़ फेंका। दूसरी की बात करें, दक्षिणी भारत के अंदर कितने? 12। कौन सी विधि? तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। दक्षिणी भारत के राज्यों के जो उसने विधि चलाई थी, उस विधि का नाम ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। अब बात करें कि समुद्रगुप्त ने कहा जाता है कि जितने भी युद्ध किए उसमें वो कभी भी हारा नहीं, यानी सभी युद्धों के अंदर उसने विजय प्राप्त की। और यह भी वर्णन आता है कि उसने 100 युद्ध लड़े थे। तो एक ऐसा राजा जो कभी अपने जीवन में हारा नहीं, और कहा जाता है कि उसने अपने समय के अंदर लगभग 100 युद्ध किए थे। तीसरी बात इसकी करेंगे, इसकी जो विजय है उसका वर्णन कहाँ मिलता है? समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है जी प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? तो हरिसेन। किसकी है? हरिसेन की। अब देखो, हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। क्या था? दरबारी कवि। और प्रयाग प्रशस्ति के अंदर समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है। कल भी हमने पढ़ा था, गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त करने का स्रोत प्रयाग प्रशस्ति किसकी? समुद्रगुप्त की। और वैसे हरिसेन। और देखो, इसको स्तंभ पर किसने उत्कीर्ण कराया था? उस व्यक्ति का नाम तिलभट्ट। क्वेश्चन आ जाए स्तंभ पर उत्कीर्ण, तो तिलभट्ट। देखो, इसने तो इसे लिखा है हरिसेन ने तो, लेकिन इसे स्तंभ पर जो उत्कीर्ण कराया था उस व्यक्ति का नाम है तिलभट्ट। किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के विजयों की और उस समय की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी भी हमें इसी से मिलती है। अब देखो, कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के, कितने प्रकार के? 6 प्रकार के, जिनमें अश्वमेध यज्ञ, वीणा वादन करते हुए, तो इस प्रकार के 6 प्रकार के सिक्के भी उसने चलाए थे। और जितना भी साम्राज्य विस्तार गुप्त वंश के अंदर हुआ था, सबसे ज़्यादा समुद्रगुप्त के समय हुआ था। और बात कर लें कि जो इसे किसकी उपाधि दी गई थी, तो समुद्रगुप्त को किसकी उपाधि दी गई थी? कविराज। कविराज की उपाधि भी इसे दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि यह वीणा बजाने में निपुण था। और 2 ऐसे व्यक्ति जिसको इन्होंने नारद व तुम्बुरु, जिनको भी लज्जित कर दिया था, 2 व्यक्ति नारद व तुम्बुरु, नारद व तुम्बुरु, जिनको इसने क्या कर दिया था?
लज्जित कर दिया था। तो दो व्यक्ति ऐसे, समुद्रगुप्त वेरी अगर मौर्य वंश के अंदर क्वेश्चन आता है तो वो आता है अशोक के, अगर गुप्त वंश के अंदर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आएगा समुद्रगुप्त, क्योंकि ये इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहला तो इसमें आ गया प्रयाग प्रशस्ति, किससे संबंधित? हरिसेन। किसने उत्कीर्ण करवाया? तिलपट। किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की विजयों की और किसकी? राजनीतिक व्यवस्था की। किस समय की? समुद्रगुप्त की। तो भारत का नेपोलियन भी किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। किसने कहा? वी.एस. स्मिथ। कौन सी उपाधि दी गई? कविराज की। दो, एक तो आर्यावर्त के 9 राज्य, कौन सी? परवा शोधरण, इसका मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना। दूसरी, दक्षिणी भारत के 12 जो राज्य हैं, कौन सी? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। और कहा जाता है कि इसने अपने जीवन काल के अंदर कोई भी युद्ध नहीं हारा था। लगभग 100 युद्धों का इसे विजेता भी कहा जाता है। और नारद तुमरो को इसने क्या कर दिया था? लज्जित कर दिया था। अश्वमेध पराक्रम नाम भी इसके सिक्कों के अंदर मिलता है। अश्वमेध प्रकार के सिक्के भी चलाए, वीणा वादन करते हुए सिक्के चलाए। ये जो जानकारी मिलती है वह समुद्रगुप्त के बारे में मिलती है।